नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप दोस्तों। अब 7वें चरण का मतदान होने वाला है और हर रोज राहुल लाल जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद रहते हैं और हर एक सीट का हाल बताते हैं। बहुत स्वागत है आपका राहुल लाल जी। और आज की जो 4 सीटें हैं, जल्दी से मैं उनका नाम बता देता हूं। वो 4 सीटें हैं देवरिया, सलेमपुर, चंदौली और रॉबर्ट्सगंज। इन 4 सीटों पर क्या समीकरण बन रहा है, कौन किस पर कितना भारी दिखाई दे रहा है, क्या इंडिया गठबंधन की धमक दिख रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए आगे बढ़ रहा है, इसी को जानने और समझने के लिए बात करते हैं राहुल जी से। राहुल जी, सबसे पहले देवरिया की हम बात कर लेते हैं। देवरिया से शशांक मणि त्रिपाठी अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस से और संदेश यादव बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह को तो आप जानते ही होंगे अच्छे से, काफी टीवी डिबेट में आपके साथ बैठते भी होंगे, प्रवक्ता है, हर कोई जानता है उनको, अलग अलग टीवी डिबेट में बैठते रहते हैं। तो कितनी मजबूती से अखिलेश प्रताप सिंह लड़ते दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर? अनुज जी, देखिए, कांग्रेस के ऊपर तो मैं आऊंगा, लेकिन आपको ध्यान हो कि सबसे पहले देवरिया लोकसभा टिकट के वितरण को लेकर बीजेपी ने काफी माथापच्ची की थी। और काफी रोक के इसमें कई सारे नाम चले आ रहे थे, शाही जी के नाम, लखनऊ के पत्रकार महोदय के नाम, शलभ मणि त्रिपाठी जी के नाम भी चर्चा में थे। तमाम चर्चाओं के बीच में फिर जो अंततः भारतीय जनता पार्टी ने मोहर लगाई, वो मोहर लगाई प्रकाश मणि त्रिपाठी जी के बेटे शशांक मणि त्रिपाठी जी। इनको यहाँ पे उन्होंने टिकट दिया। देखिए, 2-3 चीजें और अभी यहाँ पे जो अगर डेवलपमेंट देखे हम लोग, हाल ही में अभी वहां पे एक सभा हो रही थी और उस सभा में हम लोगों ने देखा कि जो शशांक, जो जिनका टिकट यहाँ से कटा, रमापति राम त्रिपाठी, वो यहाँ के निवर्तमान सांसद, वर्तमान के सांसद हैं और वो एक तरह से टिकट कटा है, दुखी भी है। मंच पे उनको पीछे बिठाया गया था, वो मंच से उतरते हुए दिख रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में, अनुज जी। तो एक तरह से यहाँ पे बीजेपी के भीतर की परिस्थितियां, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद पे हमला करती है। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद पुनः नजर आ रहा है हम लोगों को देवरिया सीट पे। तो देवरिया सीट के भीतर जो स्थिति है, जो यहाँ पे एक तरह से ब्राह्मण बाहुल्य सीट है, ये ब्राह्मणों की बहुलता है, तो उस कारण से एक ब्राह्मण का टिकट काटा और दूसरे ब्राह्मण को टिकट दिया और इस कारण से भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही जो वहां पे परिस्थिति रही, क्योंकि तो वो एक तरह से कह लीजिए कि बीजेपी एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ रही है देवरिया में। निवर्तमान सांसद की नाराजगी, बाकी अन्य लोग जो बहुत सारे लोग टिकट लेना चाह रहे थे उन लोगों की नाराजगी, ये परिस्थितियां ऐसी बनी कि वहां पे बीजेपी के भीतर कई सारे गुटबंदी और खेमेबंदी की स्थिति बनी। अब अगर हम लोग आते हैं कि देखिए, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी इस मामले को यहाँ पे एक तरह से त्रिकोणी उस रूप में नहीं बना पा रहे हैं जिससे कि बहुत ज्यादा कोई नुकसान की स्थिति हो जाए कांग्रेस के लिए। अखिलेश प्रताप सिंह काफी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि उनके साथ कई सारे, अभी आज जो हम लोग आगे आगे भी कई कैंडिडेट आएंगे जिन लोगों के साथ डिबेट में काफी रहा हूं मैं, तो वो तो हम लोग अभी चर्चा करेंगे। वो उसमें से अभी चंदौली की जब चर्चा कीजिएगा तो वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो भी हम लोग को तमाम टीवी डिबेट में मिला करते थे, साथ में डिबेट में होता था। तो ये अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव काफी मजबूती से लड़ रहे हैं यहाँ पे। और मैं बता दूं कि देखिए, ये चुनाव देवरिया में कांटे की टक्कर होगी, इसकी उम्मीद पहले अनुज जी किसी ने नहीं की थी। क्योंकि ये समीकरण, देखिए ये समीकरण कुछ इस तरह से बन रहा था, आपको याद होगा 2014 में कलराज मिश्र को टिकट दिया गया, फिर बाहरी भीतरी का मामला आ गया, फिर 2019 में जो है कि जब यहाँ के वर्तमान सांसद महोदय को जिनका टिकट कट गया उन्हें लड़ाया गया उस समय। और सबसे महत्वपूर्ण चीज की बाहरी भीतरी का मामला बनता रहा और इस बार अलग ढंग से बीजेपी ने टिकट दे दिया। लेकिन अब अगर विरोधी वोटों को देखा यहाँ पे 15% यहाँ पे लगभग दलित वोट हैं जी। देखिए, जो अपर कास्ट है उसमें सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रमुखता जो है कि वो ब्राह्मणों की है, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु की स्थिति नहीं है। लेकिन ब्राह्मण वोटरों में नाराजगी भी है और हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि 2-3 मामले यहाँ पे बलिया सीट भी इसको प्रभावित कर रहा है, इसको अनुज जी। देखिए, बलिया में क्या माना जा रहा था, बलिया में यह माना जा रहा था कि भाई जो पिछले बार वाले चुनाव में जो हार जीत का मामला वहां पे बना था, उसमें माना जा रहा था कि 15,000 वोटों से जबरन जो है कि उनको हरा दिया गया। सनातन पांडे को लेके जो तमाम चर्चाएं थी उस जमाने में, तो वो तो वो सब सारी स्थिति वहां पर समाजवादी पार्टी ने जो है कि पांडे जी को टिकट दिया है वहां पे बलिया में। तो एक तरह से जो ब्राह्मणों को उधर टिकट देना, यहाँ पे ब्राह्मणों को लेके जो है कि नाराजगी की स्थिति आना,
तो ब्राह्मण वोट भी यहाँ पे एकजुट नहीं है। ये चीज हम लोगों का सबसे पहले ये बीएसपी ने संदेश यादव को खड़ा किया है, 8% के आसपास यादव वोट बैंक है। तो यहाँ पर मायावती की क्या रणनीति दिखाई दे रही है आपको देवरिया सीट पर, राहुल जी? मायावती जी की रणनीति सीधे सीधे दिखाई दे रही है कि वो कहीं कहीं जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कोर वोटर में जो यादव मतदाता है, कहीं कहीं उसमें सेंधमारी की है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि उत्तर प्रदेश के अब तो 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं, उनमें ये सेंधमारी करने में सफल नहीं है। देखिए, वो अपना कुछ बेस वोट वो ले आए, जो दलित मतदाता की बात कर रहे हैं 15%, उसमें से कुछ कोर वोट वो जुटा लें, वही उनके लिए बड़ी चुनौती की चीज होगी। क्योंकि देखिए, ये त्रिपक्षी जो त्रिकोणात्मक ये बहुत ज्यादा मुकाबला देवरिया में भी नहीं बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे। उनके यादव मतदाता को छोड़ दीजिए, उनके कोर वोटर भी समाजवादी पार्टी की तरफ जो है कि वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे स्थिति बीजेपी की कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। और इस जगह पे भी बीजेपी की ये सीट भी एक तरह से कह लीजिए कांटे की टक्कर की स्थिति है यहाँ पे। तो और इस प्रकार के सीटों पे कांटे के टक्कर में कहीं कहीं बढ़त भी मैं मानता हूं कि कांग्रेस जिस तरह से चुनाव लड़ रही है, काफी एकजुट हो, वो एज मिल रहा है उसे, वो बढ़त की स्थिति में भी जा रही है। तो आपके हिसाब से शशांक मणि त्रिपाठी और अखिलेश प्रताप सिंह में 1-1 फाइट है देवरिया लोकसभा सीट पर। अगली सीट पर आते हैं सर, सलेमपुर लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं। रविंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में है और रमाशंकर राजभर जो है वो सपा से चुनाव लड़ रहे हैं। राजभर बिरादरी को यहाँ पर उतारा गया है, भीम राजभर को बीएसपी ने उतारा है। तो राजभर वर्सेस राजभर और कुशवाहा, इसको कैसे देखा जाए सलेमपुर की सीट को? ये उनका टिकट भी बदला गया था, भीम राजभर को दूसरी सीट से उतारा गया था, उसके बाद सलेमपुर उनको मायावती लेकर आई थी। तो पूरी रणनीति, पूरी स्ट्रेटेजी सीट की क्या नजर आ रही है, समीकरण क्या नजर आ रहे हैं राहुल जी? अनुज जी, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज हम लोगों को आना पड़ेगा सबसे पहले रविंद्र कुशवाहा जी के ऊपर। रविंद्र कुशवाहा जी को टिकट दिया गया, लेकिन मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश की 3 सीटों पर जहां पे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर अपने काफी हाई लेवल पे। एक तो देखिए, आपने कानपुर के बगल का अकबर नगर, ध्यान होगा आपको, वहां पे कौशल किशोर जी को लेकर कितनी वहां पे एक तरह से नाराजगी की स्थिति रही। उस जगह पे बीजेपी को वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का सामना वहां पे करना पड़ा, तो वो काफी ज्यादा नाराजगी थी। हम लोगों ने कल चर्चा की जिस चीज को लेके, यानी कि जो अनुप्रिया पटेल जी की सीट है, वहां पे उनसे जो अपेक्षाएं थी लोगों की, वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई क्योंकि तमाम चीजों पर है। उसी तरह से रविंद्र कुशवाहा पे के मामले पे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर अनुज जी और भी ज्यादा हाई है। यहाँ पे उनका एक बयान जो है वो वायरल हो रहा था, क्योंकि ये 2 बार के सांसद हैं। इन्होंने बयान दिया कि हमने एक पानी टंकी बनाई है, इन्होंने पानी टंकी बनाई और उसमें ये पानी नहीं दिलवा पाए, नल जल योजना, और ये मजबूरी कोई और नहीं कह रहा है अनुज जी, रविंद्र कुशवाहा जी का ही बयान है वो, कि पानी की टंकी बना दी लेकिन मैं पानी का सप्लाई नहीं कर पाया। ये बयान उन्होंने सदन के भीतर दिया था अनुज जी, और वो बड़ा वायरल हो रहा है इस समय। जब से इनके टिकट को दिया गया वो बयान वायरल हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि देखिए राजभर मतदाताओं की संख्या बहुत बड़ी भारी संख्या में है, 14% यहाँ पे राजभर मतदाता है यहाँ पे। तो ऐसे स्थिति में यहाँ के समीकरणों को संभालने के लिए, क्योंकि पिछड़े समूह के लोगों की भी संख्या है, कुर्मी, कुशवाहा, इन सबों को भी जोड़ दीजिए तो उनकी भी एक अच्छी खासी संख्या है यहाँ पे अनुज जी। बिल्कुल, तो बिल्कुल समाजवादी पार्टी ने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का लाभ लेने के लिए, प्लस यहाँ के जाति समीकरण में एक तरह से संधमारी करने के लिए, इन्होंने सीधे सीधे यहाँ पे रमाशंकर राजभर को टिकट दिया। अब देखिए, लेकिन एन वक्त पे बहुजन समाज पार्टी ने, उन्होंने भी राजभर टिकट दिया यहाँ पे। हाँ, वही तो क्लैश हो रहा है। तो नहीं, वो क्लैश तब होता है अनुज जी जबकि ये एक तरह से बहुत ज्यादा त्रिकोणात्मक कोई चुनाव ये शक्ल ले पाता, तब तो बिल्कुल ये नुकसान की स्थिति में करता। उनका प्रयास सही है कि राजभर वोटों में कुछ वो संधमारी कर दे। देखिए, अगर मैं खुल के कहूं आपको, बहुजन समाज पार्टी के प्रथम 2 चरण के चुनाव ऐसे थे वो कि जिसका मूल्यांकन अगर हम लोग करते तो वो दिख रहा था कि वो कई जगह पे बीजेपी को भी नुकसान पहुंचा रही थी, वो समाजवादी पार्टी गठबंधन को भी नुकसान पहुंचा रही थी, इंडिया अलायंस को। लेकिन अचानक से उन्होंने जौनपुर में जो निर्णय लिया, आकाश आनंद को वापस लिया, और उसके बाद उन्होंने जिस प्रकार से भारी संख्या में मुस्लिम प्रत्याशी खड़े किए, उनके कितने मुस्लिम प्रत्याशी जीतकर आने वाले हैं आप सोचिए। कि तो वो कहीं यादव को दे रही है, मुस्लिम को दे रही है, तो वो कहीं एक ऐसा मामला है जिससे कि कहीं कहीं इंडिया अलायंस को संधमारी की स्थिति बने यहाँ पे। लेकिन ऐसी कोई स्थिति हो नहीं रही। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इन लोगों ने अब तक मायावती जी को लेकर, अगर आप देखिए, अखिलेश यादव के कोई बयान आपको नहीं मिलेंगे, इंडिया अलायंस के तरफ से कोई हमले नहीं मिलेंगे आपको,
यानी उन वोटों के ट्रांसफर होने में कोई परेशानी नहीं हो, उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा है, उनके ऊपर नहीं कर रहा है। हम हाँ, राहुल गांधी भी नहीं कर रहे हैं, प्रियंका गांधी भी नहीं कर रहे हैं, पूरा विपक्ष नहीं कर रहा है। ये तो हमने देखा है, ये बात आप एकदम सही कह रहे हैं। जबकि आप देखिए कि चुनाव से कुछ दिन पहले तक आप देखते थे अखिलेश यादव कितने हमलावर होते थे या और लोग होते थे, तो उसका कारण क्या है कि इस वोटों में संधमारी हो रही है। अगर वो ऐसा कोई भी टिप्पणी करेंगे तो उनके कोर वोटर जो उधर जा रहे हैं वो नाराज हो जाएंगे। और कोर वोटर के उधर जाने का जो प्रमुख कारण है, एक तो अखिलेश यादव का पीडीए और कांग्रेस का जो पूरा नेशनल स्तर पर जो उन्होंने बड़ा संविधान आरक्षण इन सब मामलों को उठाया, वो उसका एक बड़ा कारण है अनुज जी। तो इसलिए मैं मान रहा हूं कि इस कैंडिडेट को अगर सलेमपुर के मामले में भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को बदल देती तो ये बिल्कुल जैसे बनारस एक सुरक्षित दुर्ग है ना, जिसके ऊपर की कोई किंतु परंतु की स्थिति नहीं है। मार्जिन पे बहस कर सकते हैं हम लोग कि भाई भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम 10 लाख मार्जिन से जीतेंगे, प्रधानमंत्री 5 लाख मार्जिन से जीते थे पिछले बार, तो वो एक मार्जिन पे बहस है। यहां पे अगर ये कैंडिडेट बदल के सही कैंडिडेट बीजेपी दे देती तो मार्जिन पे बहस होता, जीत हार पे बहस नहीं होती। लेकिन एक तरह से सबसे ज्यादा जिससे बहुत ज्यादा नाराजगी वाले जो सांसद थे उनको यहाँ पे टिकट बीजेपी ने सीधे सीधे दिया है, और उसके कारण से उन्हें जमीन पर एक तरह से परेशानी उठानी पड़ रही है। बिल्कुल। और राहुल जी एकदम सही आकलन है आपका। अगली सीट जिसकी हम बात करेंगे वहां पर भी काफी जो है इस तरह की हलचल देखने को मिली है। चंदौली की बात करेंगे। महेंद्र नाथ पांडे भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में है, सपा से वीरेंद्र सिंह है और बसपा से सत्येंद्र मौर्य है। महेंद्र नाथ पांडे के लिए भी कहा जा रहा था कि उनको लेकर नाराजगी बहुत है क्षेत्र में, और रिपीट किया है भारतीय जनता पार्टी ने। ये एक थोड़ा सा ये समझ नहीं पा रहे हैं। अब बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कुछ भी बिना सोचे समझे काम नहीं करती है, ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। उनकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन किस रणनीति का हिस्सा हो सकता है राहुल जी, जरा वो समझाइए। अगर एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है क्षेत्र में तो टिकट बदलना चाहिए था, लेकिन नहीं बदला, रिपीट किया, और ना जाने ऐसी कितनी सीटें हैं जिस पर टिकट रिपीट किया गया है। तो इसको कैसे देखा जाए? अनुज जी देखिए, इसको इस संदर्भ में हम लोग देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो बहुत मुतमईन थी, उन्हें उत्तर प्रदेश में उन्हें नुकसान होने की संभावना ये उन्हें नहीं लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि ये चुनाव मोदी लहर, योगी लहर और राम मंदिर लहर के बीच में ये चुनाव लड़ी जा रही है। इसलिए चूंकि 2019 में भी हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे उम्मीदवारों के प्रति एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी आते थे और उस एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को न्यूट्रलाइज कर देते, तो मामला खत्म हो जाता था। इस बार स्थिति वैसे नहीं हुआ। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, आपने महेंद्र नाथ पांडे को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया, वो पिछले बार ही किसी तरह से जीते। देखिए 13,959 वोटों से किसी तरह से 2019 का चुनाव वो जीत पाए थे। तो ये काफी करीबी मुकाबले वाले सीट थे। और इस बार हम लोगों को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि देखिए राजा भैया का समर्थन भी प्राप्त है वहां पे पहले से ही राजा भैया की टीम भी चंदौली में जा चुकी है। तो वो देखिए आपको, हम लोग सुल्तानपुर का हम लोग पहले ही हम लोग चर्चा कर रहे थे अनुज जी उस समय सुल्तानपुर को लेके। सुल्तानपुर में भी आखिर अचानक से चुनाव से चंद दिन पहले सोनू सिंह कैसे आ गए बहुजन समाज पार्टी छोड़ के? हम लोग मानते हैं कहीं कहीं राजा भैया से साथ नजदीकी का मामला था, जो सोनू सिंह मोनू सिंह वहां पर भी छोड़ के आए थे। तो ये पूरे सेक्शन में अब आपको राजा भैया वाली एक्टिविटी भी नजर आ रही है। और इसके पहले भी, राजा भैया से पहले भी अगर हम लोग लें तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी एक नाराजगी को दूर करने के लिए बहुत प्रयास कर रही थी, और वो नाराजगी दूर नहीं हो पा रही थी। कई सारे वीडियो वायरल हो रहे थे और हमें ऐसा लग रहा था कि कहीं ये टिकट अंतिम समय बीजेपी शायद बदल लेगी, लेकिन बीजेपी ने बदला नहीं। तो एक तो देखिए महेंद्र नाथ पांडे जी के प्रति भारी नाराजगी की स्थिति, लेकिन दूसरी तरफ जो इन्होंने वीरेंद्र सिंह है, देखिए वीरेंद्र सिंह बनारस के रहने वाले हैं और हम लोग जान रहे हैं चंदौली और बनारस का कैसा संबंध है। 1996 से वो राजनीति में एक्टिव है, उसी समय से चुनावी राजनीति में वो सफल होते हुए रहे हैं वो। तो एक लंबा पीरियड उनका बीता है। वो अलग अलग सभी, वो कभी वो कांग्रेस से उन्होंने राजनीति शुरू की, वो बहुजन समाज पार्टी में रहे, समाजवादी पार्टी में रहे। तो उत्तर प्रदेश के इन पार्टियों में वो लगातार चक्कर लगाते हुए रहे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में मैंने उनके साथ कई सारे डिबेट भी किया है। वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी थे। मैंने बोला तो इसमें अखिलेश प्रताप सिंह के बाद फिर ये वीरेंद्र सिंह जी का भी नाम आ रहा। तो ये देखिए, ये बनारस के साथ काफी, और मुगल वो जो चंदौली के साथ है, काफी जुटे हुए, मतलब वहां पे काफी शामिल रहे, जनता के साथ जुड़े हुए रहे। और मैं बार बार कह रहा हूं कि चुनाव में हारना जीतना, विधानसभा चुनाव में तो ये जीते भी हैं, ये कांग्रेस से भी जीते हैं, ये बहुजन समाज पार्टी से भी जीते हैं, तो इनको सफलताएं मिलती रही हैं। लोकसभा के चुनाव के स्तर पे उस लड़ाई में ये पहली बार आ रहे हैं।
बीजेपी से गड़बड़ी और हुई है। उन्हें लग रहा था कि बनारस से प्रधानमंत्री जी का सीट है बनारस, और बनारस का प्रभाव, चूंकि चंदौली और बनारस के बीच में आप विभाजन नहीं कर सकते अनुज जी। तो बीजेपी के रणनीतिकारों को यह भी चीज लगा होगा कि प्रधानमंत्री के कारण प्रधानमंत्री बनारस में मौजूद रहेंगे और उससे चंदौली सीट पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन चंदौली सीट के ऊपर ये देखिए, गाजीपुर, चंदौली, ये सब कुछ ऐसे लोकसभा सीटें हैं जो बनारस से बिल्कुल लगते हुए भी हैं, और वहां पे प्रधानमंत्री जी का प्रभाव नहीं पहुंच पा रहा है। ये एक प्रैक्टिकल ग्राउंड स्थिति है, ग्राउंड सिचुएशंस की स्थिति है ये। और जो देखिए बीएसपी ने जो अपना कैंडिडेट उतारा है मौर्य जी को, फिर मैं कहूंगा कि हाँ, सत्येंद्र मौर्य को, वो पूरे लड़ाई में कहीं नहीं है। तो जो पूरा लड़ाई है वो पूरा आमने सामने की लड़ाई है, और उसमें महेंद्र नाथ पांडे की सीट फंसती हुई दिखाई दे रही है आपको चंदौली में? ये सीट तो बुरी तरह से फंसी हुई दिख रही है। ये एक तरह से फंसी हुई नहीं है, उनको कोई सातवां आश्चर्य उन्हें संकट से बाहर ले आए तो महेंद्र नाथ पांडे के लिए वही उन्हें बाहर ला सकता है। नहीं तो फिर जो वर्तमान में स्थितियां हैं वो स्थितियां उनके लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि वो लहर की स्थिति यहाँ पे जमीन पे नहीं है, यहाँ नहीं है। सर आ जाते हैं अगली सीट पर, आखिरी सीट चौथी सीट है रॉबर्ट्सगंज। तो हम अपने दर्शकों को बीच में ये भी बता दें कि हम हर रोज आपके लिए 2-2, 4-4 सीटों का हम विश्लेषण लेकर आ रहे हैं, जिससे आपको भी समझने में आसानी हो और विस्तार से इसका विश्लेषण किया जा सके। अब सारी की सारी सीटें 13 की 13 सीटों को अगर हम एक साथ ले आएंगे तो बहुत ज्यादा लंबा समय लगेगा और उसमें आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो 4-4 सीटों का राहुल जी हमें विश्लेषण दे रहे हैं। रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट है जिसमें अपना दल एस रिंकी कोल को उतार दिया है, यहां से टिकट काटा गया, बदला गया है। सपा से छोटेलाल खरवार है और बीएसपी से धनेश्वर गौतम जी हैं। तो राहुल लाल जी यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? 2 सीटें गई हैं अपना दल एस के पास, जिसमें से एक रॉबर्ट्सगंज भी है। रिंकी कोल को उतारने के पीछे का मकसद क्या है? कोल वोटर जो रॉबर्ट्सगंज में भी है, मिर्जापुर में भी है, क्या उनको टारगेट करने की कोशिश की गई है? और कितनी तगड़ी यहाँ पर फाइट देखने को मिल रही है? देखिए, काफी तगड़ी फाइट है। और मैं कहूं कि अगर पिछले बार अनुप्रिया पटेल जी की दोनों वो सीटों पे सफल थी, और इस बार वो खुद के अपने सीट पे और रॉबर्ट्सगंज सीट पे भी उनके लिए चुनौती काफी बड़ी है। देखिए, जो पकौड़ी लाल कौल है उनकी बहू है, ये जो सांसद अभी वर्तमान के सांसद हैं जिनका टिकट काट दिया गया है, तो उन्हीं के परिवार की उनकी बहू है ये रिंकी कौल। उनके परिवार में भी इन चीजों को लेकर काफी हलचल की स्थिति है वहां पे अनुजी रॉबर्ट्सगंज में। अगर हम लोग देखें एक तो जो परिवार की भीतरी जो खिंचातानी की स्थिति है तो वो है। दूसरी चीज देखिए कि अगर हम लोग देखें यहाँ पे जो इन्होंने सपा ने जो कैंडिडेट बनाया अपना छोटेलाल खरवार को अपना इन्होंने टिकट दिया है, तो देखिए अब फिर से हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ये इस सीट पे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट क्यों बदला। एक तो कोल वोटर्स को प्रभावित करने का तो है ही कि उन्हें हम अपने साथ कैसे ले आए हैं। दूसरी चीज की यहाँ पे भी जो इन्होंने जो सांसद महोदय है पकौड़ी लाल कौल, ये जो जीते थे 2019 में केवल 53,000 वोटों से जीते। तो लोकसभा चुनाव में 53,000 की वोट भी एक तरह से उस सीमा रेखा वाला ही दायरे में है, क्योंकि दर्शकों को लग रहा होगा कि कई बार हम लोग 14,000 की बात कर रहे हैं, 13,000 वोटों की बात कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल एक मार्जिनल सीट से जीतने हारने वाली स्थिति है। ये 53,000 भी उसी संदर्भ में है। और तब से देखिए अब किसी दूसरे परिवार को भी नहीं दिया गया। भाई ससुर जी से आपने लिया और उनके बहू को टिकट दे दिया आपने, तो जो नाराजगी है, जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो अभी भी कायम है। और उस समय की परिस्थितियों के अनुसार अगर हम लोग देखें 2019 से 2024 में दर्शकों को, मैं केवल इसी सीट के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे एससी वोटर काफी ज्यादा संख्या में है, तो उसी संदर्भ में मैं कह रहा हूं कि देखिए 4 लाख वोटर है यहाँ पे एससी के लगभग इस जगह पे। 23-24% इसका बनता है पूरा कि 23-24% एससी वोटर्स है और एसटी वोटर्स की अगर हम बात करें तो 16.5% के आसपास है। तो अच्छी खासी तादाद है यहाँ पर। मैं काफी बड़ी तादाद है। मैं कह रहा हूं कि ये जो पहले तो मैं एसटी पे आ जाता हूँ, शेड्यूल ट्राइब पे आता हूं पहले, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में हम लोग कम चर्चा करते हैं। 2-3 फैक्टर हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है, और यह नुकसान हमने देखिए कहां कहां होते हुए देखा। देखिए शेड्यूल ट्राइब्स में जो संकेत गया है हेमंत सोरेन के गिरफ्तारी के बाद, देखिए शेड्यूल ट्राइब्स के एक बड़े नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ अब सोशल मीडिया का जमाना है। देखिए अगर चीजें वो झारखंड की चीजें झारखंड तक सीमित रहने वाली नहीं है। मैं जब महाराष्ट्र गया था तो महाराष्ट्र के कुछ जगह पे हमें
आदिवासियों के बीच में ये पालघर और उसके अलग अलग क्षेत्रों में मैं गया, तो वहां के आदिवासियों के बीच में नाराजगी थी, राजस्थान के आदिवासियों के बीच में नाराजगी थी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर। देखिए, जब आप राष्ट्रपति बनाते हैं और राष्ट्रपति आप एसटी समूह से लेकर आ रहे हैं, बड़ी स्वागत है हुए कदम है, लेकिन जब नए संसद भवन का उद्घाटन होता है, अनुज जी आपने खुद विजय चौक को बहुत बार देखा है आपने, बताइए नए संसद भवन और राष्ट्रपति भवन के बीच में क्या दूरी है? बिल्कुल। लेकिन उस पूरे कार्यक्रम में राष्ट्रपति जो अनुपस्थित थी उसमें, वो नहीं थी। और तो उस समय बीजेपी ने यह भी तर्क दिया था अनुज जी कि वो कहीं बाहर व्यस्त है, लेकिन वो भी बातें गलत निकली, वो उस समय राष्ट्रपति भवन में ही मौजूद थी, वो उनको निमंत्रण नहीं दिया गया था। ये तमाम कई छोटे छोटे मुद्दे हैं, और उन मुद्दों के बाद जब आरक्षण का मामला जितना एससी समूह के लिए काफी महत्वपूर्ण है, संवेदनशील है, उतना वो एसटी समूह के लिए भी है। इन लोगों को जो तमाम अधिकार मिले हैं वो संविधान के द्वारा मिले हैं। तो ये सब कुछ ऐसे बड़े मुद्दे हैं नेशनल स्तर पे। ये तो आप राहुल जी, ये तो आप बड़े मुद्दे बता रहे हैं। यहाँ पर ठाकुर प्रत्याशी का वोट कट जा रहा है तो पूरा चुनाव पलट जा रहा है। लोग करने दे रहे हैं, दसियों हजार लोग एक जगह एक तंबू के नीचे आ जा रहे हैं और बड़ी बड़ी महासभा करते हुए हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैं गाजियाबाद के पास गया था तो वहां पर देखा, बहुत बड़ा ठाकुर महासम्मेलन किया गया था और कवर करने की। तो ये जो आप उदाहरण दे रहे हैं वो तो खैर देश के बड़े मुद्दे, यहाँ तो छोटे छोटी बात पर लोग नाराज हो जा रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, तो इसलिए जो ये एससी के 4 लाख और जो एसटी के 1,75,000 लगभग ये जो वोट है, इसका एक बड़ा हिस्सा यहाँ पे कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं छोटे लाल खरवार, उनके तरफ जा रहा है। अब देखिए, लड़ाई इसी चीज को लेके है। अगर देखिए यादव वोटर है वो लगभग 1 लाख है, वो अन्य सीटों की तुलना में बहुत ज्यादा नहीं है अनुज जी। यहाँ पे जो हम लोग कहते हैं ना कि एमवाई कॉम्बिनेशन वाले लोग जो है, तो वो मुस्लिमों की संख्या यहाँ पे जो है कि वो भी जो है कि कम है, वो 80,000 के आसपास ही है। तो यादव मुस्लिम मान लीजिए, आप जोड़ लीजिए तो वो 1,80,000 के आसपास है। तो ये जो इन सीटों पे जो बीजेपी फंसी है, वो फंसी है एक तरह से नेशनल बड़े मुद्दों के आने के कारण से, और दूसरी चीज इस चुनाव को बहुत लंबा करने के कारण से। ये इन सीटों पे अगर चुनाव 2-3 चरण में खत्म करा देते ये, तो फिर ये डिस्कोर्स इतना लंबा नहीं होता, इतना बड़ा नहीं होता। और जो 4 सीटों पे हम लोग आज वर्णन कर रहे हैं, देखिए हर जगह एक चीज समझना पड़ेगा हम लोग को, अग्निवीर का मामला काफी बड़ा मामला है अनुज जी। बीजेपी के जब कई लोगों से हम लोग बातचीत कर रहे थे, बीजेपी के लोग बोल रहे थे कि अगर वो पहले ही लगा रहे थे कि अगर सत्ता में आते हैं राहुल जी, तो हम लोग आला कमान के ऊपर भारी दबाव बनाएंगे कि अग्निवीर को कम से कम किसी तरह से हटा दीजिए, नहीं तो 2027 में लखनऊ से आगे बढ़ना हम लोगों के लिए, पूर्वांचल में कदम रखना बहुत कठिन हो जाएगा विधानसभा चुनाव के मामले में। तो आप अग्निवीर का मामला, चूंकि दूसरा चीज है पेपर लीक का मामला, चूंकि ये क्षेत्र जो है कि वहां पर रोजगार और उद्यम के बहुत साधन नहीं है अनुज जी। तो लोगों के पास इन्हीं सब नौकरियों में लोग जाते हुए रहे। अलग अलग गांव में अगर आप जाएंगे तो समृद्ध गांव आपको वही दिखेंगे जहां से लोग सेना में जा रहे थे, अलग अलग छोटे छोटे सरकारी नौकरियों में लोग जा रहे थे, वही लोगों के समृद्धि का साधन था। और वो भी उनको लग रहा है कि इस बार वो मौके भी उन लोगों से छीन लिए गए। तो ये बड़ा मुद्दा है। यही कारण है कि देखिए राहुल गांधी के मंच पे भी हम लोगों ने देखा अग्निवीर के लोगों को जाते हुए, अखिलेश यादव के मंच पे तो तमाम जो है कि वो हम लोग लगातार देख रहे हैं वो घटनाएं जो घट रही है कि कोई अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, टेंट पे उछल कूद मचा के, कोई मंच पे भी पहुंच जा रहा है। तो ये चीजें इस क्षेत्र को बड़ी प्रभावित करने जा रही हैं। महंगाई और बेरोजगारी सरीखे मुद्दे जिसको हम लोग सामान्य रूप से कर रहे हैं, पूर्वांचल में ये मामले हावी है। और यही कारण है कि पूर्वांचल आते आते ये चुनाव जो है वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये चुनाव में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है अनुज जी। बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, आपने हमेशा की तरह आज भी समय निकाला, बहुत शुक्रिया। 4 सीटें देवरिया, सलेमपुर, चंदौली और रॉबर्ट्सगंज, जिसका विश्लेषण हमने करने की कोशिश की है। राहुल जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम बातचीत की चर्चा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया।